नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये दिखा दिया, ये एक प्रमाण दे दिया कि वो कितना जहरीला से जहरीला भाषण वो दे सकते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं और कितना झूठ भरी संसद में बोल सकते हैं। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने आज एक तरीके से इस भाषण में यह भी ऐलान कर दिया कि जैसे वो चाहेंगे वैसे संसद चलेगी, जैसे वो चाहेंगे वो भाषण तय होगा, जैसे चाहेंगे वो उसी तरीके से जो पीठासीन स्पीकर हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं जो लोकसभा के, वो भी उन्हीं के मुताबिक चलेंगे। अब आपको बताते हैं कि आज उन्होंने बातों बातों में अपने भाषण में एक लंबा अच्छा खासा 1.5 घंटे का भाषण, उसमें क्या कुछ कहा। इसके दौरान काफी नोकझोंक हुई राहुल गांधी के बीच और गृह मंत्री के बीच। गृह मंत्री ने वोट चोरी के आरोपों और इस मुद्दे पर, यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों को खारिज किया। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों पर संसद में बहस कराने की चुनौती दी डाली कि आप हमारे साथ, अगर आप में दम है तो आप हमारी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर डिबेट करो। अमित शाह ने कहा कि वह अपने क्रम में ही बोलेंगे और राहुल जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। भाषण के दौरान अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा का नाम लिया और उन पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस लगातार अमित शाह के दावों पर सवाल उठाती रही और आखिरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। अंत में ये सब लोकसभा में आज चुनाव सुधार के बहस के दौरान ये सारी चीजें हुई। बहुत ही तीखा भाषण, एक डायरेक्ट हमला जो उन्होंने राहुल गांधी पर किया। और तमाम उन्होंने सारे जो कानून है उसको उन्होंने समझा डाला कि देखिए आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग के पास सारी ताकतें हैं। 327 आर्टिकल 327 चुनाव आयोग को वो सारी ताकतें देता है जिससे कि वोटर लिस्ट को वो सुधार सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एसआईआर 1952 से लेके 1957, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 2002 और 2003 का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। साथ में उन्होंने कहा कि भाई एसआईआर हम इसलिए करा रहे हैं ताकि विदेशी नागरिकों को चुन चुन कर उनको डिलीट किया जाए। ये बात उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि चुन चुन कर विदेशी नागरिकों को डिलीट किया जाए। और ये कैसे हो सकता है कि संसद और विधानसभा में कौन आएगा उसको तय घुसपैठिया करेंगे, इस टोन में जो उन्होंने बात किया। और साथ में उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिसके बाद ये नोकझोंक शुरू हुई। राहुल गांधी ने उनको चुनौती दिया और साथ में उन्होंने तमाम वोट चोरी के जो दावे थे उसको उन्होंने खारिज कर दिया। फिर साथ में उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कहा कि किस तरीके से उनका जो चुनाव है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। और इम्यूनिटी तो इंदिरा गांधी ने दी थी, उन्होंने उनकी इम्यूनिटी पर नहीं, जो राहुल गांधी ने कल सीईसी को जो इम्यूनिटी दी गई है उस पर सवाल खड़े किए थे। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। अंत में विपक्ष वॉकआउट कर गया, लेकिन एक बहुत ही जहरीला भाषण गृह मंत्री ने दिया। आज उसके मायने हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर मीनू जैन जी हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या लगा आपको जब अमित शाह का भाषण आपने सुना, तो कैसा लगा आपको? जी, मुझे तो ये लगा कि अमित शाह जो है चुनाव सुधारों की बात करने की बजाय राहुल गांधी ने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी वोट चोरी को लेके, उसके ऊपर सफाई देते ज्यादा नजर आए। वो चुनाव सुधारों की बात नहीं कर रहे थे, एसआईआर की बात करते ज्यादा नजर आए। और सबसे बढ़ के जो उनका प्रिय सब्जेक्ट है इतिहास की बात, उसमें वो नेहरू को भी उखाड़ लाते हैं, इंदिरा गांधी को भी उखाड़ लाते हैं। और जो भी उनको लगता है, जो जो जिससे वो कांग्रेस और गांधी परिवार बैशिंग कर सकते हैं, तो वो उस पर ज्यादा करते नजर आए। और वो जब उनको काउंटर किया राहुल गांधी ने, तो वो अपना आपा खो बैठे। मतलब वो जो राहुल गांधी उनके साथ, उनके ऊपर साइकोलॉजिकली उनके साथ उनको काउंटर कर रहे थे, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अपना के, तो उससे वो अचानक वो घबराए और वो स्लो डाउन पड़ गए। बट लेकिन उन्होंने फिर रिगेन किया और उनका वो आक्रमण चालू रहा। लेकिन जिस तरीके से जो उसमें जो बिरला साहब थे, विपक्ष का कोई भी नेता बोले उसमें राहुल गांधी को तो सबसे ही ज्यादा, वो बार बार चुनाव सुधारों की बात कीजिए, चुनाव सुधारों की बात कीजिए। वो किसी को भी एसआईआर की बात नहीं करने दे रहे थे, किसी को भी। एक पते के ऊपर कितने लोग हैं, या आपको ध्यान होगा कि ब्राजीलियन मॉडल का जब जिक्र आया तो किस तरीके से एकदम अब्रप्टली कैमरा हटा दिया गया राहुल गांधी के ऊपर से। लेकिन
आज जो था अमित शाह जो है कंटिन्यूअसली उन्हीं 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को हाइड्रोजन बम एटसेट्रा सार्कास्टिक टोन में बात करते रहे, बट नोबडी स्टॉप्ड हिम। तो ये एक जो सीन था वो था और बड़ा ऑकवर्ड सीन था, लेकिन क्योंकि सभी एक्सपेक्ट करते थे कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब आएगा वो इसी तरह से आएगा, मुद्दों की बात नहीं की जाएगी, और जो कहा गया है उसको तो उनको रिटॉर्ट करना ही था। जो ईवीएम वगैरह को लेके उन्होंने बातें की हैं, तो वो अगर आप सवाल आगे करेंगे तो उसके बारे में फिर आगे फिर बोलेंगे। बिल्कुल। मैं इसके पहले कि आगे की चर्चा आगे बढ़ाऊं, मैं चाहती हूँ कि सुप्रिया श्रीनेट ने जो अमित शाह के भाषण के जो कई झूठ है उनको उन्होंने सामने किया है। मैं उसको एक एक करके पढ़ना चाहती हूँ, उसको जरा स्क्रीन पर लेकर आए। जो सारे झूठ है, अमित शाह के 8 झूठ राहुल गांधी ने किया पर्दाफाश। पहला है शाह का झूठ, सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सच्चाई यह है कि मोदी और शाह ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने चयन समिति से सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अब आते हैं, शाह का झूठ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप में इम्यूनिटी मिली हुई थी। सच्चाई यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में व्यक्तिगत रूप से सीईसी और कमिश्नरों को इम्यूनिटी देने का कभी प्रावधान नहीं था। पहले अधिकारी को वोटर रोल की रक्षा की दायित्व से हटकर गतिविधि के लिए मुकदमा हो सकता था। तीसरा झूठ, ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि उन्हें पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। सच्चाई, अब वोट चोरी हो रही है और जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की ट्रांसपेरेंट ऑडिट की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, बीजेपी ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिखाई थी। सच्चाई, हमारा कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी फर्जी नाम जोड़ रही थी। ये असली सवाल है जिन्हें ईसी समेत संबोधित करना चाहिए। अगला झूठ, इंटेंसिव रिवीजन यानी कि गहन समीक्षा से घुसपैठिया मतदाताओं की पहचान की गई। सच्चाई यह है कि ईसी घुसपैठिया कथन को बार बार नकारता रहा है और कितने घुसपैठिया मिले, 400 से कम, और उनमें अधिकांश बांग्लादेश से नहीं नेपाल से। तो आपके घुसपैठिया कहाँ हैं? छठा झूठ, अब जब कांग्रेस हारती है हम वोट चोरी के आरोप लगाते हैं पर जीतने पर नहीं। सच्चाई, ये मामला जीत या हार का नहीं है, ये लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का है। शाह का झूठ, सातवां झूठ, ईसी पर सवाल उठाना भारत की छवि खराब करना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। सच्चाई, जिन संस्थाओं में विश्वास ही नहीं रहा उनकी आलोचना करना, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। बीजेपी का संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया पर हमला और ईसी की पारदर्शी प्रक्रिया में विफलता, यही भारत की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। और आठवां झूठ, बिहार में 10,000 रुपए के नगद ट्रांसफर के प्रभाव को जानबूझकर अनदेखा किया गया। सच्चाई यह है कि ईसी ने एनडीए को 1 करोड़ से अधिक खातों में 10,000 जमा करने की अनुमति ही केवल 3 दिन मतदान पहले दी थी। तो ये सारी बातें राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने इस चीज को इसका उल्लेख किया है और अभी थोड़ी देर पहले इसको लेकर ट्वीट भी किए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाएं। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि क्या अमित शाह खींचे हुए नजर आ रहे थे या वो अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे थे? और हेकड़ी तो इस हद तक कि उन्होंने बोलते बोलते जो उनकी माफिया वाली लैंग्वेज है, एक शब्द जो कि कहने में भी बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करना जरूरी है कि चुनाव आयोग के लिए उन्होंने साला शब्द इस्तेमाल किया, जो कि कोई भी सभ्य व्यक्ति, वो भी संसद के अंदर खड़ा होकर, आप मजाक कर रहे हो, मेरे लिए तो वो शब्द का इस्तेमाल करना ही बड़ा अजीब है और बहुत ही आउट ऑफ बाउंड्स लगता है कि आप इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी संसद में खड़े होकर और चुनाव आयोग के लिए साला शब्द इस्तेमाल करना। और फिर अपने आप को वो करेक्ट करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर वो कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है तो उसको हटा देंगे और उसको एक्सपंज कर देंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अंदाज में वो आज बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके क्या मायने थे आज? देखिए, जो भाषा की शालीनता है वो आप जानते हैं, न केवल अमित शाह बल्कि मोदी की भी भाषा की शालीनता आप जानते हैं।
और विपक्षी नेताओं के लिए किस किस तरीके के शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। और खासकर महिलाओं के लिए तो इनके दिल में कोई सम्मान ही नहीं है। और विपक्ष की नेता, जिसमें कि मैं रिपीट कर दूं, सोनिया गांधी के लिए आप जर्सी गाय कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, और न जाने क्या क्या, शूर्पणखा, और दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो ये सब चीजें वो लोग कह चुके हैं। उनको ये जो आपने चुनाव आयोग के लिए कहा, चुनाव एक्चुअली तो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो सरबराह है उसके, उनकी हैसियत इनके सामने, दे थिंक हिम एज देयर सर्वेंट। उनको वो नौकर से ज्यादा हैसियत समझते ही नहीं है। तो वो समझते हैं कि हम इस तरह की गंदी भाषा में इनके लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि जो आतन गालीबाज होता है वो उसकी भाषा में निकल ही जाता है, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं तो वो पूरी अपनी मोमेंटम रॉ में है। मतलब उनको ये नहीं है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, और ये प्रधानमंत्री के साथ है कि वो दोनों के दोनों ऐसे भाषण करते हैं संसद के अंदर एज इफ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हो। वो ये भूल जाते हैं। और यही जो अमित शाह है, आप इनका जानते ही हैं, इनका आज से ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये हमेशा से ही इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं। और आज क्योंकि जो आपने कहा कि गुस्सा भी था, खींच भी थी, क्योंकि सवाल इतने शार्प हैं, इतने तीखे सवाल हैं, न केवल राहुल गांधी। उससे पहले आप देखिएगा कि कल जो परसों जो है वो वंदे मातरम पर बहुत बुरी तरह मुंह की खाए बैठे हैं ये लोग, जिसको कहते हैं ना जख्मी शेर। तो जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए वो ज्यादा ऐसे पूरे पंजे और दांत दिखा रहे थे अपने। सब कुछ इसीलिए था क्योंकि, और जो यहाँ पे सवाल किए गए, राहुल उन्होंने गांधी अपने ने मुंह से इंटरवीन किया, जब राहुल गांधी ने इंटरवीन किया तो कैसे बिल्कुल जैसे झिड़कना होता है उस तरीके से झिड़क कर उन्होंने बोला कि अरे आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगा और मेरा भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। और चिल्लाकर जिस तरीके से बोला, मुझे तो लग रहा है कि ओम बिरला भी अपनी कुर्सी पे थरथरा गए होंगे कि अरे कैसे संभालू मैं इस सिचुएशन को। जी जी। तो जो उनको जो घबराहट थी, तो उसमें न केवल कांग्रेस की तरफ से आप देखिए कि पूरे के पूरे विपक्ष की तरफ से उसके ऊपर सवाल दर सवाल। जो चुनावी प्रक्रिया है ये बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। वो ये इस चीज को, क्योंकि वो खुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, उनको तो इस चुनावी प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं है। उसके लिए वो वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते हैं कि ताकि बस एक बार हमने करा दिया और 5 साल के लिए छुट्टी। और वो जो एक बार कराएंगे ये 5 साल में, वो इसी तरीके से एसआईआर के माध्यम से वोट डिलीशन करके और अपनी मर्जी के उसमें मतदाता जोड़ के, और उसके बाद अपनी मर्जी से चुनाव शेड्यूल तय करेंगे, अपनी मर्जी से वोट परसेंटेज बढ़ा लेंगे, अपनी मर्जी से मतगणना करेंगे और अपनी मर्जी से उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और 5 साल के लिए छुट्टी। तो इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन की इनके ऊपर जो भूत सवार है, और वो अभी भी उन्होंने वो डिगे नहीं है उस चीज से। तो इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और लोकतंत्र में विश्वास हो तो चुनावी प्रक्रिया को सबसे पहले संदेह के घेरे से निकालना पड़ेगा। और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें मत डालने का ही, मतदाता को ही भरोसा नहीं है कि मेरा जो मत है वो सही जगह गया है कि नहीं गया है। तो ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आप जो ईवीएम की बात आ रही है, वो बता रहे हैं कि आपके जमाने में आई थी, तो उस जमाने में वाईफाई नहीं था, और उस जमाने में इस तरीके की जो उसमें जो नए नए इनोवेशंस आप ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी 2004 के बाद सभी जानते हैं, जो टेकीज भी होंगे हमारे दर्शकों के में, वो भी जानते हैं कि कितना, मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ी है टेक्नोलॉजी में। इतना एडवांसमेंट हुआ है कि आज आप, मतलब आप एक कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे 2004 में कि आप एक क्लिक पे आपके दुनिया सामने खड़ी है, स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। तो आज आपको कोई मुश्किल नहीं है। आप आज मोबाइल फोन्स हैं हाथ में, आपको मशीन को हैक करना नॉट इम्पॉसिबल। और जो बात जो राहुल गांधी ने उठाई थी उसका सवाल का जवाब अब भी नहीं आया है। उन्होंने कहा अमित शाह ने कि हमने आपको मशीन का इंस्पेक्शन करने के लिए बुलाया था चुनाव आयोग ने, और आप आए नहीं, ये लोग आए नहीं, वो कह के और छुट्टी पड़ गए। वो क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने ही नहीं दे रहे थे, हाथ लगाने ही नहीं दे रहे थे मशीन को। तो अगर आप हाथ लगाने नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा अंदर कौन से चिप्स डले हैं, कौन से क्या मदरबोर्ड है और क्या सोर्स कोड है, जैसा कि संजय सिंह ने आवाज उठाई थी। तो आप कुछ पता नहीं है, और उसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता, ये लोग कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि ऊपर से देख के बता देंगे भी मशीन के अंदर ये चीज है। तो आपको मशीन को खोल के तो दिखाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट तो एक नया मुद्दा इन्होंने और दे दिया है कि ईवीएम को, वास्तव में अब ये आंदोलन चलना चाहिए कि ईवीएम को खोल के दिखाइए, ये इसमें है क्या,
हम जनता की जो शंकाएं हैं उनका निवारण करना चाहते हैं। दूसरी बात ये घुसपैठियों की रही नीलू जी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों का हम वो कर रहे हैं, जो भारत का नागरिक हो खाली वही वोट दे सकता है। इतनी बार बताया गया, इनसे सवाल भी पूछा गया है कि बिहार में एक भी घुसपैठिया आपको नहीं मिला, एक मिला है नाम मात्र के लिए, और वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जो भी 5 राज्यों में चुनाव में के लिए 12 में आपने इनफैक्ट एसआईआर चालू कर दिया है। तो ये क्या गारंटी है कि आपको मिल जाएंगे घुसपैठी जिनकी खोज में आप निकले हैं? एक्चुअली आप घुसपैठियों की खोज में नहीं निकले, आप मुसलमानों की खोज में निकले हैं कि कितने मुसलमान, जो मुसलमान बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां से कितने मुसलमानों को डिस्क्वालीफाई किया जाए ताकि आप उनके वोट से वंचित करके उनको अधिकार से और आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है वो बार बार और आप देखेंगे बातचीत के बीच में तमिलनाडु का जिक्र ले आए, वो एक दरगाह में दिए जलाने की बात। मतलब वो सांप्रदायिकता का जो अपना एजेंडा है उससे वो डिगते नहीं है, उसी के ऊपर वो लगातार बैठे रहते हैं। और तीसरा एसआईआर की बात वो बता रहे थे कि एसआईआर में जो है 2003 से तक हुआ ये एसआईआर। उन्होंने बताया 2052 में भी हुआ, उसके बाद 93 में हुआ, आई थिंक सो, उसके बाद 2003 में हुआ। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि 1 महीने के अंदर डेडलाइन दे दें कि 1 महीने में आप एसआईआर को पूरा करें। तसल्ली से साल, सवा साल, 1.5 साल तक एसआईआर का काम आराम से चलता रहा। आपने नोटबंदी की तरह एक तरह से हल्ला बोल दिया कि आप 1 महीने के अंदर 22-12 करोड़ मतदाताओं का एसआईआर कर दें, और उसका नतीजा जो आपने बिहार में देखा वो, और अब देख रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप अभी भी एसआईआर के कसीदे पढ़ रहे हैं, शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। इतने बीएलओ मर गए हैं, आप क्या इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं देश के शासक कि उनको इस चीज की चिंता नहीं है? तो ये चीज आपको क्या है कि बस अपना काम बनता तो भाड़ भेजाए जनता, तो ये उनका मोटो है और वो उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं जी। चीज और भी है मीनू जी, जिस तरीके का अमित शाह ने जो एसआईआर पर जो तर्क दिया वो भी दर्शकों को थोड़ा सा बता देते हैं। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष वोट चोरी जैसे निराधार आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देश की चुनावी प्रक्रिया दुनिया में सबसे मजबूत और पारदर्शी है। मतदाता सूची का संशोधन कोई नई बात नहीं है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी ऐसे संशोधन हुए, लेकिन अब यही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने फिर आगे कहा कि किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह होना सामान्य गलती हो सकती है, लेकिन क्या एक व्यक्ति को 2 जगह वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? एसआईआर का मकसद चुनावी प्रक्रिया को और साफ सुथरा करना है। फिर उन्होंने ये कहा कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि क्या भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? विपक्ष को इसीलिए चिंता हो रही है क्योंकि एसआईआर से अवैध प्रवासियों के नाम हटेंगे जिनके वोट पर कुछ पार्टियां निर्भर हैं। तो अब इस तरीके का की जो बातें कही, अब वो गोदी मीडिया इसी को चलाएगा। तो आज मैसेज गया है एसआईआर पर, और लास्ट में वो जब उनका भाषण खत्म होता है तो कहते हैं स्पीकर से कि आई एम ग्लैड कि इस तरीके की चर्चा किरण रिजिजू ने रखी और कम से कम देश को पता तो चला, क्योंकि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और आज हमने अपने पॉइंट्स लोगों को बता दिए। जी देखिए, किरण रिजिजू ने नहीं रखी है चर्चा तो विपक्ष ने रखवाई। वो एसआईआर पे जोर दे रहे थे, इन्होंने ये एसआईआर पे बात नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उसको चुनाव सुधार बना दिया। अभी आप चुनाव सुधार से तो बच रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात पे बिल्कुल कंसिस्टेंटली उसी को जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप इम्यूनिटी पे बताइए, सीईसी को जो आपने इम्यूनिटी दे दी है, और आपने सीईसी की जो अपॉइंटमेंट है, मतलब चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट से आपने चीफ जस्टिस को बाहर क्यों निकाला, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एक्चुअली तो एसआईआर का ही जवाब रहे हैं, जिसको आपने चर्चा में का हेडिंग बनाने से इनकार कर दिया। तो किरण रिजिजू को तो मजबूर किया गया। आपने तो इनफैक्ट आपने तो बार्गेनिंग की विपक्ष के साथ कि आप अगर वंदे मातरम पे चर्चा करोगे तो हम आपको चुनाव सुधारों पे चर्चा कर सकते हैं। तो आपने किरण रिजिजू को कोई क्रेडिट नहीं जाता है कि ये जो आपने चर्चा रखी है उनको क्रेडिट नहीं जाता है। ये तो विपक्ष बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर है और पब्लिक हमलावर है, क्योंकि उनको खतरा है कि ये कभी भी एक मास मूवमेंट का मुद्दा बन सकता है। और नीलू जी, ये जो अभी लोकेशन की बात आ रही है कि आपकी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए मोबाइल के ऊपर, आपके मोबाइल पे, ये इसी का खौफ है इनके दिमाग में। देखिए, जिस वक्त जेंजी टाइप मूवमेंट होते हैं तो उसमें गैदरिंग हो जाती है एक जगह इकट्ठी, कि हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए,
तो आपको अगर कहीं पे पता चलेगा, लोकेशन देखेंगे कि हजारों लाखों टेलीफोन्स की, मोबाइल फोन की लोकेशन एक जगह है, तो यू विल बिकम अवेयर, यू विल बिकम फोरवॉर्न। तो आप उसके ऊपर जाके आप उसको अटैक करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे भीड़ को, या जो भी कुछ आपको उसका इंतजाम करना होगा। तो ये घबराए हुए लोग हैं, और ये एसआईआर ये जानते हैं, इनको पता है कि ये इन्होंने गलत पंगा लिया हुआ है, और ये इनको जो जो जनता है वो इसको जवाब जरूर देगी। अगर अगर चुनाव आयुक्त ने काउंटिंग और उस प्रक्रिया में छेड़छाड़ या हेराफेरी नहीं की। लेकिन रही बात बैलेट पेपर की, बात हो रही है, तो लोग बता रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, वो उसका बता भी रहे हैं, बड़ा ग्राफिक से डिटेल दे रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग का। अरे भाई, ये जो आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हो रहा है, ईवीएम में जो आज हो रहा है, वो तो ये नए जमाने की बूथ कैप्चरिंग है। आज टेक्नोलॉजी के जरिए हो रही है बूथ कैप्चरिंग। पहले जमाने में मैनुअल होती थी, लोग खुद ही ठप्पे लगा देते थे और बैलेट बॉक्स को लेके भाग जाते थे। वो बूथ कैप्चरिंग मैनुअल थी, और आज की बूथ कैप्चरिंग टेक्नोलॉजिकली हो रही है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप पहले एसआईआर के जरिए उनमें डिलीशन और एडिशन करते हैं अपने मन मुताबिक मतदाताओं का। उसके बाद आप उसमें जो ईवीएम है उसमें यही नहीं पता है कि आपने जहां वोट डाला है वो वहीं गया है कि नहीं गया है। आप वीवीपैट की पूरी 100% गिनती नहीं करना चाहते हैं। आप उसके बाद जो कभी वीवीपैट को पहले गिन लेते हैं, कभी जो पोस्टल बैलेट है वो आते हैं उनको पहले गिन लेते हैं। आपके पास कोई ऐसा प्रेस्क्राइब्ड आपके पास सिस्टम नहीं है कि ये सिलसिलेवार तरीके से काम होगा। तो आपने तो अपनी पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है, और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि एसआईआर के बहाने से ये चीजें चर्चा में आई, और अभी संसद के रिकॉर्ड में रख दी गई हैं सारी चीजें, कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से लेके और आज जो वोटर लिस्ट में हो रहा है, ईवीएम भी चर्चा में आई है, और बहुत सारे मुद्दे, मतलब इतने सारे मुद्दे चर्चा में आए हैं कि उससे जनता को ये जानने का मौका मिला है कि जो अभी तक थोड़ी छन छन की चीजें आ जाती थी, आप जैसे चैनल कुछ चर्चा कर देते थे, लेकिन अब देश सरकार को मजबूर होना पड़ा इस पे बोलने के लिए। जी, कुल मिलाकर आज मैसेज क्या गया? क्योंकि जब राहुल गांधी संसद से बाहर निकल कर आए और रिपोर्टर्स ने पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि ये तो एक डरे हुए अमित शाह का भाषण था जो बहुत डिफेंसिव पर खेल रहे थे, और मैं आज भी यही कहूंगा कि वोट चोरी एक एंटी नेशनल एक्ट है। उन्होंने जब रिपोर्टर से वो बाहर निकले तब भी उन्होंने यही बातें कही। तो आज आपको क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंट ज्यादा कौन नजर आ रहा था? भले ही संसद में वो विपक्ष के ऊपर अपने आप को उन्होंने दिखाया हो कि वो भारी पड़ के उन्होंने सारे जवाब दे दिए, लेकिन जनता के बीच में आज क्या मैसेज जाएगा? और गोदी मीडिया के चैनल्स तो दिखाएंगे ही कि देखिए अमित शाह ने तो आज राहुल गांधी को परास्त कर दिया, इसी तरीके की हेडलाइंस चलेंगी। लेकिन वाकई में असलियत में जनता में आज क्या मैसेज गया होगा? देखिए, जनता में मैसेज जा चुका है बिहार के चुनाव के बाद ही कि वोटों की चोरी हुई है। इवन जहां बिहार की जनता को अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि हमने तो यहाँ वोट दिया ही नहीं था जहां वोट चला गया है। तो वो चीज आप क्या समझते हैं? आप जो बंगाल में हो रहा है, या जो तमिलनाडु में हो रहा है, या केरल में हो रहा है, लोग अवेयर है। अभी आपने यूपी की रिपोर्ट सुनी होगी नीलू जी, कि वहां के जो अर्बन वोटर्स है वो रूरल एरियाज में चले गए हैं एसआईआर के दौरान, और वहां अपना वोट रजिस्टर करा रहे हैं। किसी ने इस बात में जानने की कोशिश की? जानिए इस चीज को, गहराई में जाइए कि क्यों जा रहे हैं रूरल एरियाज में। क्योंकि रूरल एरियाज में बेईमानी होने की कम गुंजाइश रहती है, कि किसी का वोट कोई डाल जाए, ऐसा रूरल एरिया में हो नहीं सकता। पीपल नो ईच अदर बाय फेस। तो इसलिए ये शहरों में ही मुमकिन है कि एसआईआर की हेराफेरी करके किसी का वोट कोई डाल जाए, नया आदमी डाल जाए, मरे हुए आदमी का वोट डाल जाए। तो इसलिए लोग रूरल एरिया की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसका इकोनॉमी से भी सीधा सीधा संबंध है कि अर्बन छोड़ के और रूरल की तरफ जा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, रूरल एरियाज में कांग्रेस का और क्षेत्रीय दलों का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, रूरल एरियाज में बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं है। तो इसके लिए ये चीज तो इनको, जो ये एसआईआर का जो मुद्दा है ये यूपी में तो डेफिनेटली बैकफायर करने वाला है। जी, लेकिन एक सवाल बस और चलते चलते, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चर्चाओं से बिल्कुल ही अलग रहते हैं। उन्होंने इनिशिएट कर दिया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनका काम ही खत्म हो गया, उनको लेना देना ही नहीं है, ना वंदे मातरम से, ना एसआईआर की चर्चा से।
और इतनी बड़ी देश में चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री का कुछ अता पता ही नहीं कि वो कहाँ है। उन्होंने अमित शाह को, अपने सेकंड लेफ्टिनेंट को भेज दिया कि जाओ भाई जेलो और सुनाओ जिसको जितना सुनाना है अपनी भाषा में। देखिए, अमित शाह जो मोदी जी हैं, उनको तो लोकतंत्र से कोई लेना देना है नहीं। उनको खाली चुनावों में भाषण देने का शौक है, वो उनका पूरा हो जाता है। उनको चुनाव की प्रक्रिया में क्या धांधलेबाजी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि जब तक उनको उससे जीत मिल रही है उस धांधलेबाजी की वजह से। तो वो धांधलेबाजी उनको जीत दिला रही है, तो उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट को भेज दिया है कि जाओ भई तुम दे दो इनकी बात का जवाब। वो बदतमीज़ी करते हैं, वो जो भी बोल रहे हैं आपने देखा है कि किस तरीके से बदतमीज़ी की भाषा में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मोदी अगर लोकतंत्र में विश्वास कर रहे होते तो वो जरूर आते। एक्चुअली तो उनका तो सोल पर्पस है वन नेशन वन इलेक्शन। तो वो चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे आप बुलवा लें उनको तो वो आ जाएंगे तुरंत बोलने के लिए। लेकिन अब ये जो बारीक बातें हैं, इसमें छोटी छोटी बातों का जवाब देना है, बीच में काउंटर आते रहते हैं, तो वो चीज देने के लिए मोदी आएंगे नहीं। और मोदी जी को पता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि इंडिया गठबंधन के सभी दल लामबंद हैं। अब देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके बीच में। बट ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, क्योंकि वो सभी लोग मतलब अक्रॉस द लाइन सभी को नुकसान पहुंच रहा है ये एसआईआर की वजह से। और सभी विपक्षी दल जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और जो मिल के आवाज नहीं उठाएंगे, एक नहीं रहेंगे, तो मारे जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे पे एक रहना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल एक स्वर से आवाज उठ रही है, उसको झेल पाना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।